नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 904 पेपर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। द्वितीय वर्ष वालों की शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास, ये आपकी विषय का नाम है। MPDLED द्वितीय वर्ष यानी सेकेंड ईयर। तो आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय मिलता है और इस पेपर में आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, सभी तरह के क्वेश्चन रहते हैं, ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं और सब्जेक्टिव भी रहते हैं लिखने वाले। और ये पेपर होता है टोटल 70 नंबर का होता है। तो इसमें पास होने के लिए आपको 28 अंक लाने होते हैं। जब आप 28 अंक ले आओगे 70 में से तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, यानी कि पास हो जाओगे। और ज़्यादा अंक लेके आओगे तो आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। और ज़्यादा अंक लाने के लिए, कम समय में अच्छी तैयारी के लिए आप बंटी क्लासेस के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। अगर आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो यहीं साथ में ही आप नंबर भी नोट कर सकते हैं। नंबर मैं आपको नोट करा देता हूँ, 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हैं। कम समय में ज़्यादा पढ़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट पढ़ सकते हैं, आपकी अच्छी परसेंटेज बन सकती है। लास्ट ईयर है, ठीक है। तो नोट्स भी परचेस कर लें और इस क्लास को 2-3 बार देखें। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन हम इसमें ऑब्जेक्टिव कराएंगे, पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे पेपर आता है आपका उसी अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे आज ही क्लास में। तो अवश्य आप इस क्लास को लाइक कर देना। जितने बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना सभी जगह, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास देख लेना, आगे और भी आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन रखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि 15 नंबर के आते हैं। ऑब्जेक्टिव आपके 15 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो 5-5 ऑब्जेक्टिव आते हैं, ये 5-5-5 यानी 15 हो जाएंगे। यानी कि 5 आपके आवासादा वाले आएंगे, 5 रिक्त स्थान वाले और 5 एक वाक्य वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम आवासादा वाले देखेंगे, MCQ, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया गया था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया गया था, तो कब आरंभ किया गया था ये आपको डेट बतानी है। तो 1994 से आरंभ किया गया था, ठीक है। 1994 में। थोड़ी सी व्याख्या सहित और समझेंगे इसे, व्याख्या समझेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर में लिखने के लिए पूछ लेगा तो आपको पता रहेगा आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसे इंग्लिश में DPE बोलते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। भारत सरकार ने इसे 1994 में शुरू किया था। इसका जो उद्देश्य था वो भी यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य लिखिए। ऐसा आपसे पूछ लेता है तो भी आप लिख पाएंगे, ठीक है। अगर फुल फॉर्म पूछता है तो आप लिख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। भारत सरकार ने इसे 1994 में कब किया था? 1994 में शुरू किया था। तो इसके उद्देश्य यहाँ पे देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना इसका उद्देश्य, बच्चों की स्कूल में भागीदारी बढ़ाना इसका उद्देश्य, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना इसका उद्देश्य, ठीक है। और उदाहरण भी देख सकते हैं यहाँ पे, यदि किसी ज़िले में बहुत बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे तो इस कार्यक्रम के माध्यम से नए स्कूल खोलना, शिक्षक देना और पढ़ाई सुधारना किया गया। यानी कि मैं आपको बता दूं, मान लो ये ज़िले स्तर की बात है, यानी ज़िले स्तर की बात हो रही है। ज़िले में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्कूलों की कमी है अपने ज़िले में। तो वहाँ पे ज़िले में स्कूल व्यवस्था करना, स्कूल बनाना और शिक्षकों को वहाँ पे लगाना और पढ़ाई को सुधारना, ये सारे काम कौन करता है? ये सारे काम DPEP करता है, यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम करता है, ठीक है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में होता है ये सारी चीज़, इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ योजना के पद बताए हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ योजना के कितने पद बताए ये आपको लिखना है। तो उसने 5 पद बताए। हर्बर्ट ने कितने पद बनाए? 5 पद बताए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी व्याख्या सही समझेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार पाठ योजना के कितने चरण होते हैं या पद होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला यानी कि तैयारी, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना या संबंध, और चौथा आपका सामान्यीकरण और 5वां अनुप्रयोग, ठीक है। तो आप इनको याद रखेंगे। ये किसके चरण है? 5 चरण किसने बताए? ये हर्बर्ट ने बताए, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे उदाहरण भी देख सकते हैं आप। अगर शिक्षक जल चक्र पढ़ा रहा है, पहले बच्चों से वर्षा के बारे में पूछेगा, यानी तैयारी
फिर चित्र से समझाएगा यानी प्रस्तुतिकरण करेगा, अन्य उदाहरण से तुलना करेगा, नियम बताएगा, उसके बाद बच्चों से प्रश्न हल करवाएगा जी, अनुप्रयोग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है, यह कथन किसने कहा था? तो ये आपको बताना। ठीक है, प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है, यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन डॉक्टर एम.एस. पटेल ने कहा था। ठीक है, डॉक्टर एम.एस. पटेल। तो थोड़ी इसकी व्याख्या सहित भी इसे समझेंगे। डॉक्टर एम.एस. पटेल के अनुसार प्रधानाध्यापक विद्यालय के अंदर शिक्षक, छात्र और बाहर यानी कि सरकार, समाज के प्रशासन के बीच जोड़ने वाली एक क्या है? एक कड़ी है। ठीक है, प्रधानाध्यापक स्कूल और सरकार के बीच की एक कड़ी है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, उदाहरण से समझेंगे। शिक्षक की समस्या प्रधानाध्यापक और शिक्षा विभाग तक पहुँचाता है। ठीक है, शिक्षकों की जितनी भी समस्या होती है वो कौन पहुँचाता है? शिक्षा विभाग तक प्रधानाध्यापक, समाज की अपेक्षा प्रधानाध्यापक और विद्यालय। ठीक है, तो बीच की कड़ी कौन है? प्रधानाध्यापक। इसलिए प्रधानाध्यापक का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय स्त्रियों की साक्षरता की राष्ट्रीय दर है। 2011 की जनगणना के द्वारा बताना है तो 65.46%। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी व्याख्या सहित समझेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार यानी कुल साक्षरता दर कितनी है? 74.04% है। ठीक है, उसके बाद पुरुष साक्षरता यानी कि 82.14% और महिला साक्षरता 65.46%। ठीक है, उदाहरण सहित समझेंगे। यदि 100 महिलाओं में से लगभग 65 महिलाएं पढ़ लिख सकती हैं तो महिला साक्षरता दर कितनी हो जाती है? 65% मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन इजी और सरल लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं और नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं। तो भारत सरकार ने शिक्षा आयोग का गठन किया। तो भारत सरकार ने शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 14 जुलाई 1964 में किया था। ठीक है, 14 जुलाई 1964 में किया था। व्याख्या देखेंगे। भारत सरकार ने कोटारी शिक्षा आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को किया था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर डी.एस. कोटारी। ठीक है, कौन थे इसके अध्यक्ष? डॉक्टर डी.एस. कोटारी, कोटारी शिक्षा आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है, डेट भी पूछी गई है और इसके अध्यक्ष का नाम भी पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस आयोग का उद्देश्य देखेंगे। जो कोठारी शिक्षा आयोग तो इसके उद्देश्य भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ तो उद्देश्य उदाहरण सहित इसे समझेंगे भी। जैसे भारत की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन और शिक्षा सुधार के सुझाव देना। ठीक है, तो आज जो 10+2 3 शिक्षा प्रणाली है उसका सुझाव भी इसी आयोग ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये यहाँ पे आपके जो 5 नंबर के हमने जो क्वेश्चन आपको कराए वो MCQ कराए थे, अब रिक्त स्थान वाले देखेंगे। ठीक है, रिक्त स्थान वाले 5 क्वेश्चन, 5 आपके एक वाक्य वाले यानी 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो पेपर के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम। तो यहाँ पे हरग्रीव्स ने विद्यालय संस्कृति के खाली जगह प्रकार बताए थे। तो कितने प्रकार बताए थे? हरग्रीव्स ने विद्यालय संस्कृति के कितने प्रकार बताए थे? तो 4 प्रकार बताए थे। ठीक है, तो इसमें 4 आ जाएगा आपकी खाली जगह में। तो यहाँ पे थोड़ा और इसे समझेंगे व्याख्या सहित। हरग्रीव्स ने विद्यालय संस्कृति के 4 प्रकार बताए। जैसे व्याख्या समझाएंगे यहाँ पे। शिक्षाविद N.D. हरग्रीव्स ने विद्यालय की संस्कृति को 4 प्रकारों में बांटा था। तो कौन कौन से 4 प्रकार थे? पहला यानी व्यक्तिवादी संस्कृति, सहयोगात्मक संस्कृति, कृत्रिम सहयोग और विभाजित संस्कृति। ठीक है, ये 4 संस्कृति। और यदि किसी विद्यालय में सभी शिक्षक मिलकर पढ़ाने की योजना बनाते हैं तो वह सहयोगात्मक संस्कृति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक रूप से मंदित बालकों को शिक्षा देने के लिए खाली जगह शिक्षकों की आवश्यकता होती है। तो विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है। जो मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनको शिक्षा देने के लिए
कौन से शिक्षकों की आवश्यकता होती है? विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है। ये खाली जगह और पूरे वाक्य में आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। एक वाक्य में लिखने के लिए बोलता है मानसिक रूप से मंदित बालकों को या मंद बालकों को शिक्षा देने के लिए विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे व्याख्या सही समझेंगे, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो आप ये लिख सकते हैं मानसिक रूप से मंदित यानी कि बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को सामान्य तरीके से पढ़ाना कठिन होता है, इसलिए उन्हें पढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक यानी स्पेशल टीचर चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे किसी बच्चे को सीखने में बहुत समय लगता है तो विशेष शिक्षक चित्र, खेल और सरल गतिविधियों से उसे पढ़ाते हैं। क्लियर? तो आप ये लिख सकते हैं, इन्हें आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एफ मन यानी खाली जगह पद्धति के जनक है। एफ मन पद्धति के कौन जनक है भाई? प्रोजेक्ट। ठीक है, एफ मन प्रोजेक्ट पद्धति के जनक है। ठीक है, एम एन प्रोजेक्ट पद्धति के जनक है। प्रोजेक्ट पूरा आएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा वाक्य यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा वाक्य में एफ मन ये प्रोजेक्ट पद्धति के जनक हैं। ठीक है, और व्याख्या देखेंगे। एफ मन को प्रोजेक्ट पद्धति का जनक माना जाता है। इस पद्धति में छात्र किसी कार्य या परियोजना को करके सीखते हैं। ठीक है, उदाहरण सहित आप समझ सकते हैं। यदि छात्रों को स्वच्छ विद्यालय विषय पर काम दिया जाए और वे पोस्टर बनाएं, सर्वे करें या रिपोर्ट तैयार करें तो यह प्रोजेक्ट पद्धति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबके लिए शिक्षा विषय पर विश्व कॉन्फ्रेंस का आयोजन सन में जोमटियन थाईलैंड में किया गया था। ठीक है, यानी सबके लिए शिक्षा विषय पर विश्व कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस सन में जोमटियन थाईलैंड में किया गया था? 1990 में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? जोमटियन थाईलैंड पे। ठीक है, पूरा वाक्य यहाँ पे देख सकते हैं। एक वाक्य में पूछे तो सबके लिए शिक्षा विषय पर विश्व कॉन्फ्रेंस का आयोजन सन 1990 में जोमटियन थाईलैंड में किया गया था। ठीक है, व्याख्या भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उदाहरण सहित समझ सकते हैं। 1990 में थाईलैंड के जोमटियन शहर में एजुकेशन फॉर ऑल जोमटियन शहर में पर विश्व सम्मेलन हुआ था। इसका उद्देश्य था कि हर बच्चे को शिक्षा मिले। इसका क्या उद्देश्य था? कि हर बच्चे को क्या मिले? शिक्षा मिले। ठीक है, तो इस सम्मेलन के बाद कई देशों ने प्राथमिक शिक्षा को सबके लिए उपलब्ध कराने की योजनाएं शुरू की थी। ठीक है, अब आपके ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब पूरा वाक्य यहाँ पे भी देखें, एक वाक्य में भी एक वाक्य वाले क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर के यहाँ पे भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो और अच्छी तैयारी करनी है। सारी सब्जेक्ट के एक साथ नोट्स ले सकते हैं आप, ऑल सब्जेक्ट एक साथ लेके आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो नंबर नोट कर लेंगे 72 40 28 72 81। ये व्हाट्सअप नंबर है 72 40 28 72 81। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट एक साथ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आप ऑल सब्जेक्ट एक साथ पढ़िए और क्लासेस भी देखिए, अच्छा रहेगा। क्लासेस आने में टाइम लगता है, तब तक आप ऑल सब्जेक्ट नोट्स पढ़ सकते हैं, आपका टाइम भी ख़राब नहीं होगा और एग्ज़ाम नज़दीक है आपके, तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं नोट्स लेके। ठीक है, तो नोट्स आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कितने भागों में विभाजित है? तो कितने भागों में विभाजित है? ये 12 भागों में विभाजित है। ठीक है, 12 भागों में विभाजित है। यहाँ पे पूरा वाक्य भी आप देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज 12 भागों में विभाजित है। व्याख्या भी देखें। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 भी बोलते हैं, इसे 12 भागों में बांटा गया था, जिनमें शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, जैसे उदाहरण सहित आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इन भागों में शामिल विषय प्राथमिक शिक्षा, महिला शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वयस्क शिक्षा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 2-2 नंबर के स्टार्ट हो रहे हैं, 2-2 3-3 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो SCERT के 3 कार्य लिखिए। SCERT के 3 कार्य आपको लिखने हैं, तो इसकी फुल फॉर्म देखें। सबसे पहले SCERT क्या होती है? स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, SCERT का फुल फॉर्म देख लें।
स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो राज्य स्तर की संस्था होती है जो स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाने का काम करती है। ठीक है, RCET क्या होती है? राज्य स्तर की संस्था है जो स्कूल शिक्षा को क्या करती है? बेहतर बनाने का कार्य करती है। ठीक है, तो इसके जो मुख्य कार्य हैं वो यहाँ पे देखेंगे। SCERT के मुख्य कार्य, पहला कार्य देखें पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। SCERT राज्य के स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करता है और किताबों के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, पहला उद्देश्य उदाहरण से समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे किसी राज्य में कक्षा 1 से 12 तक जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनके पाठ्यक्रम बनाने में SCERT का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? SCERT की। दूसरा देखें इसका कार्य, दूसरा कार्य यहाँ पे देखेंगे शिक्षकों की प्रशिक्षण देना। शिक्षकों को प्रशिक्षण देना यानी SCERT समय समय पर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है ताकि वे नई शिक्षण विधियाँ सीख सकें। अगर नई शिक्षण नीति या नई तकनीक जैसे स्मार्ट क्लास आती है तो SCERT शिक्षकों को उसका प्रशिक्षण देता है। ठीक है, तीसरा कार्य देखेंगे तीसरा कार्य हो जाएगा आपका शिक्षा में शोध और सुधार करना। ठीक है, शिक्षा में शोध और सुधार करना यानी कि SCERT शिक्षा से जुड़े विषयों पर शोध करता है और शिक्षा को बेहतर बनाने में सुझाव देता है। ठीक है, अगर किसी राज्य में शिक्षा बच्चों की पढ़ाई कमज़ोर है तो SCERT अध्ययन करके सुधार के उपाय सुझाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको क्वेश्चन को पहले समझना है फिर अच्छे से आंसर देते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने अंक का आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ज़्यादा लिखोगे तो आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं पेपर में, एक ही क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, तो उच्च प्रभावशीलता वाले विद्यालयों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उच्च प्रभावशीलता वाले विद्यालयों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उच्च प्रभावशीलता वाला विद्यालय वह होता है जहाँ शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होती है और विद्यार्थी अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं। ठीक है, पहचान के मुख्य आधार यहाँ पे आप देख सकते हैं। विद्यार्थियों का अच्छा परिणाम यानी ऐसे विद्यालयों में छात्रों के परीक्षा परिणाम अच्छे होते हैं और वे पढ़ाई में आगे रहते हैं। उदाहरण देखें, अगर किसी स्कूल के अधिकतर छात्र परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं तो वह प्रभावी विद्यालय माना जाता है। ठीक है, योग्य और मेहनती शिक्षक यानी ऐसे विद्यालयों में शिक्षक जिम्मेदारी से पढ़ाते हैं और छात्रों को अच्छी तरह समझाते हैं ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सकें और परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। शिक्षक केवल किताब से नहीं पढ़ाते बल्कि चित्र, मॉडल और गतिविधियों से भी समझाते हैं। तीसरा देखें, अच्छा अनुशासन और वातावरण। विद्यालय में साफ सफाई, अनुशासन और सकारात्मक वातावरण होता है। छात्र समय पर स्कूल आते हैं, नियमों का पालन करते हैं और पढ़ाई में रुचि लेते हैं। ठीक है, चौथा देखें, सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ यानी कि विद्यालय में खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं भी होती हैं जैसे कि वाद विवाद प्रतियोगिता, खेलकूद, विज्ञान प्रदर्शनी आदि सारी प्रतियोगिताएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के उपाय बताने। आपको शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के उपाय आपको लिखने हैं। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वह होती है जिससे छात्रों का ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व विकास अच्छी तरह हो। ठीक है, अच्छी तरह होता है। तो इसके शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के जो उपाय हैं आप दे सकते हैं यहाँ पे। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय यानी अच्छे और प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए यानी शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उदाहरण पे देख सकते हैं, यदि शिक्षक स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर से पढ़ाएं तो बच्चे जल्दी समझते हैं। दूसरा उपाय देखेंगे, आधुनिक शिक्षण सामग्री का उपयोग यानी चार्ट, मॉडल, प्रयोगशाला, कंप्यूटर आदि का उपयोग करना चाहिए। विज्ञान पढ़ाते समय
केवल समझाने के बजाय प्रयोग करके भी दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा बच्चे जल्दी सीखेंगे, समझेंगे। तीसरा उपाय, छात्र केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि पढ़ाई ऐसी जो जिसमें छात्र सक्रिय रहें, सक्रिय रूप से क्या लें, भाग लें। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं समूह चर्चा, प्रोजेक्ट कार्य और गतिविधि आधारित शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है। चौथा उपाय देखेंगे, अच्छा विद्यालय वातावरण, यानी विद्यालय में साफ सफाई, अनुशासन और प्रेरणादायक वातावरण होना चाहिए। विद्यालय में पुस्तकालय, खेल मैदान और प्रयोगशाला भी होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रशासनिक नेतृत्व का क्या अभिप्राय है। प्रशासनिक नेतृत्व का क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हुए आपको उसी हिसाब से आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। प्रशासनिक नेतृत्व का अर्थ है किसी संस्था या संगठन को सही दिशा में चलाने के लिए लोगों को मार्गदर्शन देना, प्रेरित करना और कार्यों का उचित संचालन करना। व्याख्या देखें, प्रशासनिक नेता वह व्यक्ति होता है जो योजना बनाता है, कार्य का विभाजन करता है और सबको मिलकर काम करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, उदाहरण सहित देखेंगे। यहाँ पे विद्यालय में प्रधानाचार्य प्रशासनिक नेता होता है। विद्यालय में प्रधानाचार्य कौन होता है, प्रशासनिक नेता होता है। वह शिक्षकों को दिशा देता है, स्कूल की गतिविधियों का संचालन करता है और विद्यालय को सही तरीके से चलाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ये लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से आप क्या समझते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है कि आप क्या समझ रहे हैं इस योजना से। तो यहाँ पे इसकी समझेंगे इसको। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य बेटियों को बचाना, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है और समाज में लड़कियों के प्रति भेदभाव को समाप्त करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसमें और भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं अपने मन से, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे उसी हिसाब से आपको आंसर देना है उतने ही शब्दों में। ठीक है, इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, समाज में बेटियों का समाज का अधिकार दिलाना। ठीक है, समान अधिकार दिलाना। उदाहरण देखेंगे, सरकार लोगों को जागरूक करती है कि लड़कियों को भी लड़कों की तरह स्कूल भेजा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्वीकरण में शिक्षा की चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। वैश्वीकरण में शिक्षा की चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। वैश्वीकरण के कारण शिक्षा के सामने कई चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। तो कौन कौन सी चुनौतियां यहाँ देखेंगे। मुख्य चुनौतियों की बात करेंगे। नई तकनीक का ज्ञान, पहली चुनौती आती है नई तकनीक का ज्ञान, यानी शिक्षकों को कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल शिक्षा का ज्ञान होना आवश्यक हो गया है। ऑनलाइन कक्षाएं लेने के लिए शिक्षक को तकनीकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा देखें, शिक्षक की गुणवत्ता बनाए रखना, यानी वैश्वीकरण के समय शिक्षा की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार बनाए रखना एक चुनौती है। छात्रों को ऐसी शिक्षा देना जिसमें वे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। ठीक है, तो ये चुनौतियां हैं। तीसरी चुनौती देखें, बदलते पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण, यानी कि शिक्षकों को नए पाठ्यक्रम और नई शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण देना जरूरी हो गया है। उदाहरण देखें, नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों को नई पद्धतियां सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा की विशेषताएं लिखिए। तो समावेशी शिक्षा की आपको क्या लिखनी है, विशेषताएं लिखनी है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी बच्चों को एक ही विद्यालय में समान रूप से शिक्षा दी जाए, चाहे वे सामान्य हो या दिव्यांग, यानी सभी बच्चों को क्लास में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। एक ही साथ सभी बच्चों को एक ही टीचर शिक्षा दे, तो वो क्या है, समावेशी शिक्षा है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा की जो मुख्य विशेषता है वो देखेंगे यहाँ पे। समावेशी शिक्षा की मुख्य विशेषताएं, तो पहली विशेषता है सभी बच्चों के लिए समान अवसर, यानी कि हर बच्चे को शिक्षा का समान अधिकार दिया जाता है। दिव्यांग बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता भेदभाव का अभाव, यानी जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति या दिव्यांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। गरीब और अमीर दोनों बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है,
तीसरी विशेषता सहयोगात्मक वातावरण, यानी विद्यालय में ऐसा वातावरण बनाया जाता है जहाँ सभी बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं। जैसे कि उदाहरण समझें, यदि किसी बच्चे को लिखने में कठिनाई है तो शिक्षक और सहपाठी उसकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुस्तरीय शिक्षण की योजना बनाइए। ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बहुस्तरीय शिक्षण की योजना बनाइए। तो आपको योजना बनानी, तो बहुस्तरीय शिक्षण वह व्यवस्था है जिसमें एक ही कक्षा में अलग अलग स्तर के बच्चों को पढ़ाया जाता है। बहुस्तरीय शिक्षण क्या है? बहुस्तरीय शिक्षण वह व्यवस्था है जिसमें एक ही कक्षा में अलग अलग स्तर के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो जैसे इसकी योजना बनाते हैं, तो योजना कैसे, उदाहरण से समझेंगे योजना को। कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांटना, हर समूह को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य देना, शिक्षक अलग अलग समूहों को मार्गदर्शन देना और गतिविधि आधारित शिक्षण करना। ठीक है। यदि एक कक्षा में कक्षा 3 और कक्षा 4 के बच्चों को साथ पढ़ाते हैं तो शिक्षक दोनों स्तर के अनुसार अलग अलग कार्य देता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परिवर्तन प्रबंधन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? परिवर्तन प्रबंधन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो परिवर्तन प्रबंधन के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से वो देखें यहाँ पे। तो पहला गठन है परिवर्तन प्रबंधन का, परिवर्तन की आवश्यकता पहचानना। सबसे पहले यह समझना जरूरी होता है कि परिवर्तन क्यों आवश्यक है। यदि विद्यालय में पढ़ाई का स्तर कम है तो सुधार के लिए परिवर्तन करना आवश्यक है। ठीक है। दूसरा आपका योजना बनाना, यानी परिवर्तन लागू करने के लिए सही योजना बनाना आवश्यक है। जैसे विद्यालय में स्मार्ट क्लास शुरू करने की योजना बनाना। ठीक है। तीसरा देखें संसाधनों की व्यवस्था, यानी परिवर्तन के लिए आवश्यक साधन और संसाधन उपलब्ध कराना, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और इंटरनेट की व्यवस्था करना। सहयोग प्राप्त करना, यानी परिवर्तन को सफल बनाने के लिए सभी लोगों का सहयोग लेना, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को नई योजनाएं के बारे में समझाना। ठीक है। पांचवा देखें मूल्यांकन करना, यानी परिवर्तन लागू होने के बाद उसके परिणामों का क्या करना है, मूल्यांकन करना है। देखना कि नई शिक्षण विधि से छात्रों की पढ़ाई में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। मूल्यांकन के बिना नहीं पता चलेगा, मूल्यांकन से ही पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सफल परिवर्तन की रणनीतियाँ लिखिए। सफल परिवर्तन की आपको क्या लिखनी है, रणनीतियाँ लिखनी है। तो सफल परिवर्तन के लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, आंसर देने से पहले उसके बाद आप पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है। तो सफल परिवर्तन के लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं। तो भाई मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप एक बार नोट्स और परचेस कर लें, नोट्स पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नंबर नोट करें सभी स्टूडेंट, 72 40 28 72 81। नोट्स को पढ़ें, क्लास को देखें। ठीक है। नोट्स पढ़ लें, ऑल सब्जेक्ट आपको एक साथ मिल जाएंगी, तो नोट्स ज़रूर खरीद लें। कम से कम पैसों में आपको नोट्स मिल जाएंगे और आप सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। टाइम भी कम है तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप नोट्स से पढ़ें। ठीक है। सारे बच्चे नोट्स से ही पढ़ते हैं, हर साल नोट्स पढ़कर ही पास होते हैं। तो पहली रणनीति कौन सी रहेगी सफल परिवर्तन की, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, यानी परिवर्तन का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाना, तो कैसे बढ़ेगी इस पे काम करेंगे। एकदम लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि हमें विद्यालय के अंदर छात्रों की क्या बढ़ानी, उस उपस्थिति बढ़ानी, तो उसी पे काम करेंगे, उसी पे परिवर्तन के करेंगे। ठीक है। स्पष्ट उद्देश्य के साथ। और दूसरा सही योजना बनाना। सही योजना बनाना यानी परिवर्तन को लागू करने के लिए पहले से योजना बनानी चाहिए, यानी कि डिजिटल शिक्षा लागू करने की योजना बनाना। ठीक है। तीसरा देखें सभी का सहयोग प्राप्त करना, यानी परिवर्तन को सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है, यानी शिक्षकों और कर्मचारियों को नई योजना में शामिल करना चाहिए। ठीक है। चौथा प्रशिक्षण देना, यानी कि नई प्रणाली को अपनाने के लिए लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए, यानी शिक्षकों को कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास का प्रशिक्षण देना। पांचवा देखें निरंतर मूल्यांकन और सुधार, यानी परिवर्तन के बाद समय समय पर
उसका मूल्यांकन भी करना चाहिए। यदि नई पद्धति से परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं तो उसमें भी सुधार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शैक्षिक नेतृत्व के कार्य लिखिए। शैक्षिक नेतृत्व के कार्य आपको लिखने हैं। ठीक है, तो पहले अर्थ जानेंगे कि शैक्षिक नेतृत्व होता क्या है, फिर उसके कार्य देखेंगे। ठीक है, तो शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ है विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों को सही दिशा में मार्गदर्शन देना। शैक्षिक नेतृत्व विद्यालय के शैक्षिक वातावरण को सुधारने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार और समझे, जो शैक्षिक नेतृत्व है उसका अर्थ होता है विद्यालय में जो शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा की जो विद्यालय उसके अंदर शिक्षा को अच्छे तरीके से काम करते हैं, उस पर अच्छे से बेहतर बनाने के लिए कि बच्चे उसे आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें। तो उसके लिए क्या करना होता है, शिक्षकों और विद्यार्थियों को सही दिशा यानी कि मार्गदर्शन देना होता है ताकि वो अच्छे से बच्चों को समझा सकें और बच्चे आसानी से अच्छे से पढ़ सकें। तो शैक्षिक नेतृत्व विद्यालय के शैक्षिक वातावरण में क्या करता है, सुधार करता है और उसमें क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके जो मुख्य कार्य है वो यहाँ पे देखेंगे पॉइंट के माध्यम से। शैक्षिक नेतृत्व के मुख्य कार्य विद्यालय में शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाना, शिक्षकों को नई शिक्षण विधियाँ अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि वो अच्छे से बच्चों को समझा सकें, पाठ्यक्रम को सही ढंग से लागू करवाना, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना। 5वां, विद्यालय में अनुशासन और अच्छा वातावरण बनाए रखना। ठीक है, तो उदाहरण देखें, प्रधानाचार्य शिक्षकों को नई तकनीक से पढ़ाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है और समय समय पर प्रशिक्षण भी करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक टीम नेता के प्रभावी गुण लिखिए। एक टीम नेता के प्रभावी गुण लिखिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, टीम नेता होता है, एक टीम नेता के आपको गुण बताने के उसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं प्रभावी नेता के। ठीक है, चलिए एक टीम नेता के गुण देखते हैं। एक अच्छा टीम नेता वह होता है जो अपनी टीम को सही दिशा में ले जाकर लक्ष्य प्राप्त करने में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, टीम नेता के प्रभावी गुण यहाँ पे देखेंगे। अच्छा संचार कौशल होना चाहिए एक टीम नेता में, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, टीम के सदस्यों को प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए, सभी को साथ लेकर चलने की भावना होनी चाहिए। ठीक है, जिम्मेदारी और अनुशासन का पालन करना। ठीक है, तो विद्यालय में प्रधानाचार्य शिक्षकों की टीम का नेतृत्व करते हैं और सभी को मिलकर काम करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट है, जो भी हम करा रहे हैं आपको सारे के सारे इम्पोर्टेंट करा रहे हैं। ठीक है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटी के उद्देश्य लिखिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी कि आरटी के आपको उद्देश्य लिखने हैं। आरटी को हिंदी में बोलते हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम। ठीक है, और तो आरटी के उद्देश्य यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य देश के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना है। ठीक है, तो इसके जो मुख्य उद्देश्य है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना है, शिक्षा में समान अवसर प्रदान करना, स्कूल में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, बाल श्रम को कम करना और बच्चों में स्कूल जोड़ना है। ठीक है, बच्चों को स्कूल से जोड़ना है, शिक्षा की गुणवत्ता में क्या करना है, सुधार करना है। ठीक है, उदाहरण से समझ सकते हैं, यदि कोई बच्चा आर्थिक कारणों से स्कूल नहीं जा पा रहा है तो उसे इस अधिनियम के तहत मुफ्त शिक्षा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय संस्कृति के निर्माण में वार्षिकोत्सव की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो विद्यालय की संस्कृति निर्माण में वार्षिक उत्सव की भूमिका का क्या करना है, वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं वार्षिक उत्सव की भूमिका क्या रहती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि विद्यालय का वार्षिक उत्सव एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है जो विद्यालय की संस्कृति और वातावरण को क्या करता है, मजबूत बनाता है। तो यहाँ पे देखेंगे वार्षिक उत्सव की भूमिका। वार्षिक उत्सव की भूमिका यहाँ पे पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। विद्यार्थियों की प्रतिभा को विकसित करना है, विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाना है, विद्यालय में सहयोग और एकता की भावना बढ़ाना होता है, छात्र शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संबंध मजबूत
करना होता है। ठीक है, तो और इसे समझेंगे, इसको उदाहरण से समझाएं। जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, यानी उदाहरण देखें यहाँ वार्षिक उत्सव में नृत्य, नाटक, भाषण और गीत जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रधानाध्यापक के प्रमुख कर्तव्यों एवं दायित्वों का वर्णन करना है। प्रधानाध्यापक के प्रमुख कर्तव्य कौन से और दायित्व कौन से, इनका वर्णन करना है। ठीक है, उत्तर देखेंगे इसका। प्रधानाध्यापक विद्यालय की मुख्य प्रशासक होता है। प्रधानाध्यापक विद्यालय का क्या होता है, मुख्य प्रशासक होता है और विद्यालय के सभी कार्यों का क्या करता है, संचालन करता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन आपने समझा था कि प्रधानाध्यापक के प्रमुख कर्तव्यों एवं दायित्वों का वर्णन करना है। तो प्रधानाध्यापक विद्यालय का मुख्य प्रशासक होता है और विद्यालय के सभी कार्यों का क्या करता है, संचालन करता है। ठीक है, तो प्रधानाध्यापक के मुख्य कर्तव्य देखेंगे सबसे पहले। तो मुख्य कर्तव्य कौन कौन से हैं, थोड़ा पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, विद्यालय का प्रशासन और प्रबंधन करना कौन करता है, प्रधानाध्यापक। शिक्षकों को मार्गदर्शन देना और उनके कार्यों का निरीक्षण करना कौन करता है, प्रधानाध्यापक। विद्यालयों के अनुशासन और विकास पर ध्यान देना, विद्यालय में अच्छा शैक्षिक वातावरण बनाए रखना, ये सारी चीज़ें कौन करता है, किसके कर्तव्य होते हैं, ये मुख्य कर्तव्य किसके, प्रधानाध्यापक के। ठीक है, अभिभावकों और समाज से संपर्क बनाए रखने का कार्य कौन करता है, प्रधानाध्यापक करता है। ठीक है, तो प्रधानाध्यापक अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित करके छात्रों की प्रगति पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनको समझना है, नोट्स भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संगठनात्मक व्यवहार के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। संगठनात्मक व्यवहार के सिद्धांत का क्या करना, उल्लेख करना है। यानी संगठनात्मक व्यवहार का अर्थ है किसी संस्था में कार्य करने वाले लोगों के व्यवहार और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करना है। ठीक है, सहयोग का सिद्धांत यानी सभी को मिलकर काम करना चाहिए। संचार का सिद्धांत यानी स्पष्ट और प्रभावी संवाद होना चाहिए। प्रेरणा का सिद्धांत यानी कि लोगों का अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लोगों को अच्छा कार्य करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। नेतृत्व का सिद्धांत यानी कि संगठन में सही नेतृत्व होना चाहिए। सहभागिता का सिद्धांत यानी सभी को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक प्रबंधक के रूप में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। एक प्रबंधन के रूप में आपको क्या करना है, शिक्षक की भूमिका का वर्णन करना है। ठीक है, तो शिक्षक केवल पढ़ाने वाला ही नहीं होता है बल्कि वह कक्षा का प्रबंधक भी होता है। वह कक्षा को व्यवस्थित रखता है और छात्रों के सीखने के लिए क्या कहता है, अनुकूल वातावरण बनाता है। तो ये कौन है, शिक्षक। ठीक है, तो शिक्षक की भूमिका देखेंगे पॉइंट के माध्यम से। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना कौन अनुशासन बनाता है, शिक्षक बनाता है। पाठ्य योजना बनाकर पढ़ाना, छात्रों को प्रेरित करना, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना, कक्षा में समूह गतिविधियां और सहभागिता बढ़ाना, ये सारे काम कौन करता है, शिक्षक करता है। ठीक है, शिक्षक वह समूह चर्चा और प्रोजेक्ट कार्य के माध्यम से छात्रों को सक्रिय रूप से पढ़ाई में शामिल करता है। ठीक है, उदाहरण भी देखें, नोट्स आप पढ़ें, सारे क्वेश्चन नोट्स में आपको मिल जाएंगे, इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो यहाँ पे देखें, शिक्षा का उद्देश्य शिक्षकों को प्रशिक्षित और कुशल बनाना है ताकि वे छात्रों को बेहतर शिक्षा दे सकें। तो शिक्षा का महत्व यहाँ पे देखेंगे। शिक्षकों को नई शिक्षण विधियाँ सिखाना, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, आधुनिक तकनीक का उपयोग सिखाना, छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को समझाना, छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करना। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, उदाहरण भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं।
आपने अभी इस क्लास को लाइक नहीं किया है, बहुत कम लाइक आ रहे हैं, कम से कम लाइक करो क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब करो नेक्स्ट क्लासेस देखने के लिए, ठीक है। तो यदि शिक्षक को डिजिटल शिक्षा का प्रशिक्षण मिलता है तो वह छात्रों को स्मार्ट क्लास के माध्यम से बेहतर तरीके से क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा के साधन के रूप में समाज की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो समाज की क्या भूमिका है, उसकी क्या करनी है, विवेचना करनी है, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो समाज शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। समाज है वो शिक्षा का क्या है, एक महत्वपूर्ण साधन है। व्यक्ति समाज में रहकर ही ज्ञान, मूल्य और व्यवहार सीखता है। समाज शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। समाज क्या करता है, शिक्षा की विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो समाज की भूमिका यहाँ पे देखेंगे, पॉइंट के माध्यम से ही देखेंगे, ठीक है। समाज बच्चों को नैतिक और सामाजिक मूल्य सिखाता है। समाज विद्यालयों की स्थापना और विकास में सहायता करता है। समाज बच्चों के व्यक्तित्व और व्यवहार को प्रभावित करता है। समाज शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाता है, ठीक है। तो आप इन पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। समाज शिक्षा के माध्यम से संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो उदाहरण देखें यहाँ पे, यदि समाज शिक्षा को महत्व देता है तो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय की प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। विद्यालय के प्रमुख कार्यों का आपको वर्णन करना है कि प्रमुख कार्य कौन कौन से विद्यालय के, यानी विद्यालय के ऐसा संस्थान है जहां छात्रों को ज्ञान, कौशल और संस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। तो विद्यालय के मुख्य कार्य यहाँ पे देखेंगे हम, मुख्य कार्य कौन कौन से पॉइंट के माध्यम से ही देखेंगे। तो छात्रों को शिक्षा प्रदान करना, विद्यालय में ही तो मिलती है शिक्षा। छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना कौन करता है, विद्यालय करता है। नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करना, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। ये सारे बहुत ही सरल और इजी पॉइंट आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आप नोट्स परचेज कर लो, ठीक है। छात्रों को समाज के योग्य नागरिक बनाना, विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और नैतिक शिक्षा भी दी जाती है, ठीक है। तो आप नोट्स परचेस कर लो। मैं नोट्स के लिए नंबर नोट करा देता हूँ आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले लो, इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी एक ही बार में, ठीक है। तो नंबर नोट करें 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हैं। नोट्स ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिन्हें आप कम समय में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपकी अच्छी परसेंटेज बन सकती है। लास्ट ईयर है तो अच्छा ही करें, आप अच्छी परसेंटेज बनाएं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, विद्यालय को प्रभावित करने वाले शैक्षिक नीतियों का वर्णन करना है, ठीक है। विद्यालय को प्रभावित करने वाली शैक्षिक नीतियों का क्या करना है, वर्णन करना है। तो यहाँ पे देखेंगे, शैक्षिक नीतियाँ सरकार द्वारा बनाई जाती हैं ताकि शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके। यह नीतियाँ विद्यालयों की कार्य प्रणाली और शिक्षा की गुणवत्ता को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो प्रमुख शैक्षिक नीतियाँ कौन कौन सी यहाँ पे आप देखेंगे। प्रमुख शैक्षिक नीतियाँ, पहली जो नीति आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे NEP बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षा प्रणाली में सुधार और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या करती है, शिक्षा प्रणाली में सुधार और आधुनिक शिक्षा को क्या देती है, बढ़ावा देती है। उसके बाद आपकी शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। उसके बाद आपका मिड डे मील योजना आती है, जो छात्रों को पौष्टिक भोजन देकर स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने का क्या करती है, प्रयास करती है। फिर उसके बाद समग्र शिक्षा अभियान, जो कि स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और सुविधाओं को सुधारने के लिए लागू की गई योजना है, ठीक है। उसके बाद उदाहरण देख सकते हैं, मिड डे मील योजना के कारण कई बच्चे नियमित रूप से स्कूल आने लग जाते हैं। जैसे कि उसमें मिड डे मील में क्या होता है, दोपहर का भोजन होता है वो फ्री मिलता है, ठीक है, मुफ्त में मिलता है। तो बच्चे जो, जिन गरीब बच्चे जो खाने की समस्या रहती है, तो वो खाने के चक्कर में आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आपको एक टिप्पणी लिखनी है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए, तो चलिए एक एक करके दिखाते हैं हम टिप्पणी कैसे लिखनी होती है। केंद्रीय विद्यालय पर आपको टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे केंद्रीय विद्यालय पर, तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय की टिप्पणी देखें। केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार द्वारा संचालित विद्यालय है। इनका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के बच्चों को समान शिक्षा प्रदान करना है। यह विद्यालय केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS के
अंतर्गत संचालित होते हैं। इनमें CBSE पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं इनमें कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है? CBSE पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं देखेंगे। यहाँ पे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलती है, इसमें समान पाठ्यक्रम, आधुनिक सुविधाएं रहती हैं। ठीक है, दूसरा आपका बोलते हैं, दूसरी टिप्पणी लिखनी है आपको नवोदय विद्यालय पे। तो नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए स्थापित किए गए इन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय कहा जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय कहा जाता है। तो इसकी विशेषता भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ग्रामीण छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा रहती है। आवासीय विद्यालय उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं। इसमें उदाहरण से समझ सकते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के प्रभावशाली छात्र परीक्षा के माध्यम से नवोदय विद्यालय में क्या लेते हैं? प्रवेश प्राप्त करते हैं और उसमें अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, उच्च सुविधाओं के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से क्या आशय है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से क्या आशय है? शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु प्रमुख उपाय लिखिए। तो आपको प्रमुख उपाय लिखने हैं। तो गुणवत्ता शिक्षा का अर्थ समझेंगे सबसे पहले तो कि गुणवत्ता शिक्षा होती क्या है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वह शिक्षा है जिससे विद्यार्थियों का ज्ञान, कौशल, सोचने की क्षमता, नैतिक और व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके। इसमें केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन के लिए आवश्यक कौशल भी सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? गुणवत्ता शिक्षा का अर्थ हो जाएगा। उदाहरण सहित आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षा, खेल, नैतिक शिक्षा और व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए तो उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उपाय यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनको देखना है, इनको पढ़ना है। ठीक है, तो प्रशिक्षित शिक्षक यानी कि स्कूलों में योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा देखिए अच्छा पाठ्यक्रम, यानी पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों के जीवन और समाज से जुड़ा हो। आधुनिक शिक्षण विधियाँ, यानी पढ़ाने में प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास जैसी आधुनिक तकनीकों का क्या होना चाहिए? उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, उचित विद्यालय सुविधाएं, यानी स्कूलों में पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल मैदान और स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। विद्यालय केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा ऐसी हो जिसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से क्या लें? भाग ले सकें। नियमित मूल्यांकन, यानी कि छात्रों की प्रगति का समय समय पर आकलन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपको आराम से करने हैं। नोट्स भी परचेज कर लो भाई, नोट्स ले लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाठ्य योजना के महत्व एवं आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। पाठ्य योजना के महत्व एवं आवश्यकता को आपको क्या करना है? स्पष्ट करना है। यानी पाठ्य योजना का अर्थ जानेंगे सबसे पहले कि पाठ्य योजना होती क्या है, फिर उसके महत्व और आवश्यकता की बात करेंगे। तो पाठ्य योजना वह योजना है जिसे शिक्षक किसी विषय को पढ़ाने से पहले तैयार करता है। इसमें यह तय किया जाता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कितना समय लगेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसमें तय की जाती हैं? पाठ्य योजना में की जाती हैं। तो पाठ्य योजना का महत्व और आवश्यकता आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट के माध्यम से। यानी शिक्षण कार्य को व्यवस्थित बनाती, कैसे पाठ्य योजना से पढ़ाई क्रमबद्ध तरीके से होती है। समय का सही उपयोग, कैसे शिक्षक समय के अनुसार विषय को पूरा कर पाता है। तीसरा, पढ़ाई को क्या बनाती है? प्रभावी बनाती है, यानी छात्र विषय को आसानी से समझ पाते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट देखें, शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है, यानी पहले से तैयारी होने से शिक्षक को पढ़ाने में क्या मिलती है? आसानी होती है। पांचवा पॉइंट देखें, छात्रों की रुचि बढ़ती है, कैसे अच्छे उदाहरण और गतिविधियों से पढ़ाई रोचक बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक अवसरों की समानता की प्रमुख आवश्यकताओं का क्या करना है? वर्णन करना है। ठीक है, तो शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ जानेंगे सबसे पहले। शैक्षिक अवसरों की समानता का मतलब है कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले।
इसमें जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब उदाहरण भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। गरीब और अमीर दोनों बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, पढ़ने का कैसा अवसर मिलना चाहिए? समान अवसर मिलना चाहिए। यानी शैक्षिक अवसरों की समानता की प्रमुख आवश्यकता यहाँ पे देख सकते हैं आप। सभी के लिए शिक्षा की सुविधा, यानी कि हर गांव हर शहर विद्यालय होने चाहिए। ठीक है, गांव और शहर में क्या होने चाहिए? विद्यालय होने चाहिए। दूसरा, निःशुल्क शिक्षा, यानी गरीब बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। तीसरा देखा छात्रवृत्ति सहायता, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि बालिकाओं के लिए विशेष योजना चलाई जानी चाहिए ताकि वो पढ़ सकें। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखें आप, विशेष जागरूक वाले बच्चों के लिए व्यवस्था, यानी कि विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए व्यवस्था, यानी दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षा सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना के बारे में आप क्या जानते हैं? योजना के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि आप क्या जानते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की लड़कियों की शिक्षा प्रदान करना है। यह विद्यालय अधिकतर आवासीय यानी हॉस्टल सहित होते हैं। ठीक है, वहीं पर रहने खाने पीने की व्यवस्था भी रहती है। तो यहाँ पे योजना के मुख्य उद्देश्य यहाँ पे देखेंगे, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की बालिकाओं को शिक्षा देना है, स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को फिर से शिक्षा देना है, यानी जो बच्चियाँ ड्रॉप कर चुकी हैं, स्कूल को बंद कर चुकी हैं, छोड़ चुकी हैं, तो उनको फिर से शिक्षा से जोड़ना होता है इसका उद्देश्य। लड़कियों को सुरक्षित और अच्छा शिक्षण वातावरण देना है। समाज में लड़कियों की स्थिति को क्या करना है? मजबूत बनाना है। ठीक है, उदाहरण सहित आप यहाँ पे देखें, जो लड़कियाँ गरीबी या दूरी के कारण स्कूल नहीं जा पाती हैं, वे कस्तूरबा गांधी विद्यालय में रहकर पढ़ा सकती हैं। ठीक है, तो ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय की योजना जो महत्व है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने इस बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन ऑन नहीं रखा है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन रखें और क्लास को लाइक कर दें। ठीक है, और MPDL ऑल सब्जेक्ट नोट्स परचेस करने के लिए आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट एक साथ, उन्हें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मिलते अगली नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।